वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो बच्चों हम लोग यूनिट मेजरमेंट के थर्ड पार्ट पर हैं, जहां पर बात हम लोग स्टार्टिंग कर चुके थे। हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स वगैरह देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे लेंथ, टाइम और मास वगैरह का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम वगैरह। आइए चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने आज मेथड ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहले देखा है कि मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम का कैसे करना है। तो मैं बता दूं कि ये सब हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है ऑफ कोर्स, और हम लोग कैसे एग्जैक्टली किस पैरामीटर के बेसिस पर इसको मेजर करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि सारी की सारी क्वांटिटीज इसी टर्म के इर्द गिर्द घूमती है। तो पहले ये तो नींव रखी जाए कि इन फंडामेंटल टर्म्स को एग्जैक्टली हम माप कैसे सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं। तो इनको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट उठाया लेंथ का। तो हम चेक करेंगे कि लेंथ का मेजरमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब होता क्या है। तो देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, उसको मेजर करने के लिए मेरे पास वो दो कौन से मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले हम लोग बात डायरेक्ट मेथड की करेंगे और फिर दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेथड, राइट। अब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब पहले बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं। देखिए ऐसे सिस्टम जिसको मतलब आप सिस्टम के थ्रू आपने मेजर कर लिया, या फिर कोई पर्टिकुलर लेंथ मैंने आपको दे दी, हमने कह दिया कि फटाफट से इसका मेजरमेंट बताइए, और उसको आप पर्टिकुलरली हैंडल कर सकते हो। तो आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हैंडल करके आप उसका मेजरमेंट ले लोगे और फटाफट आप बता दोगे। तो ऐसे मेजरमेंट या ऐसे लेंथ जिसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो और उसका वैल्यू दे सकते हो, ऐसी मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं तो मीटर स्केल के थ्रू भी हम लेंथ को मेजर करते हैं। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स आपने सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं, वर्नियर कैलिपर्स से हम किसी भी थिक टेबल की या फिर थिकनेस को हम लोग चेक करते हैं। अगर टेबल की थिकनेस है तो किसी थिकनेस को मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर्स से। तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड में इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजरमेंट करना होता है। तो इन दिस we can measure the length using measuring devices या measuring scales, राइट। ये कहानी हो गई। इनमें कौन कौन से मेजरिंग स्केल्स हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे बताया कि मीटर स्केल एक मेजरिंग स्केल होगा। तो मीटर स्केल का हम यूज कर सकते हैं, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल क्या करता है, ऑफ कोर्स मेजर करता है। क्या मेजर करता है, लेंथ मेजर करता है। इसके थ्रू हम 10 टू द पावर -2 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर 2 मीटर तक का मेजरमेंट ले सकते हैं, राइट। तो क्या समझ में आया कि हमने मीटर स्केल का इस्तेमाल करके ये एक रेंज है पर्टिकुलर जिससे हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने और डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करने का और क्या कॉन्सेप्ट है, वर्नियर कैलिपर्स है आपके पास। वर्नियर कैलिपर्स किस काम में आता है मैंने अभी भी बताया आपको। वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू हम किसी भी टेबल की या फिर शीट की थिकनेस पता करते हैं, और उसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है वो अबाउट 10 टू द पावर -4 मीटर तक होता है। ये लगभग 10 टू द पावर -4 मीटर तक के डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर कर सकता है, पैरामीटर को मेजर कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने स्क्रू गेज का नाम सुन रखा होगा, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर, ये दोनों डिवाइस एक्चुअली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के या फिर किसी भी फाइन इंस्ट्रूमेंट का विड्थ, डायमीटर वगैरह पता करता है। तो ये फाइन इंस्ट्रूमेंट मतलब बहुत ही फाइन, मतलब छोटे सेक्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आप कह सकते हो कि यहाँ तक कि हम अपने बाल के एक सिंगल पीस का भी डायमीटर मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं। और इसका जो पर्टिकुलर
स्केल होता है वो अबाउट 10⁻⁻5 मीटर तक होता है। तो ये सब जो है रेंज है जिसके थ्रू हम इतने स्केल तक जा करके हम डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल मेथड है, ये सब तो हम लोग को लैब में भी करना है, तो इसको हम लोग बस जानते रहेंगे। वापस हम लोग अब डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। देखिए ऐसे मेथड जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर ना करें, मतलब ये हमारे पास कुछ ऐसा है जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम जरूर ले लेते हैं। तो ऐसी वैल्यूज को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं जिसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, राइट। तो इस मेथड में क्या है, इस मेथड में बहुत सारे मेथड है। बेसिकली हमने यहाँ पे 4 लिख रखा है। ये 4 मैंने इसलिए बता रखा है पहले ताकि मैं बता दूं कि ये चारों मेथड एक दूसरे के साथ सिमिलर इवेंट देते हैं, सिमिलर इफेक्ट देते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में पहले बात करना होगा। तो आइए पहले सबसे पहले बात करें कि इनडायरेक्ट मेथड में जैसे हम विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट मेजर करने की कोशिश करें तो उसमें सबसे पहले इको मेथड क्या होगा, इको मेथड के थ्रू हम कैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े टनल्स वगैरह या फिर अगर आप बहुत लॉन्ग सेक्शंस में हो, किसी पहाड़ी एरिया में हो, तो ऐसे सेक्शंस में टनल की जो डेप्थ होती है वो कैसे पता करते हैं। तो ऐसे केस में हम वहां पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं और साउंड जा करके सामने किसी पर्टिकुलर वॉल से टकरा करके वापस आता है, तो जाने और आने में इसको डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो इस जाने और आने में टाइम ट्रेवल की वैल्यू निकाल करके, और साउंड की स्पीड ऑलमोस्ट हमको पता ही है, तो टाइम और स्पीड के हेल्प से हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट यही है। इको में क्या होता है, हम लोग साउंड वेव प्रोपेगेट करते हैं, साउंड वेव यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। ये बड़ी डिस्टेंस ही होगी जिसमें हम अंदर नहीं जा करके बल्कि साउंड को प्रोपेगेट कराते हैं। इसमें कहानी क्या होती है, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर वॉल के थ्रू यहाँ पर आप मेजर करना चाहते हो, आपने यहाँ पर कोई ट्रांसमीटर रखा हुआ है, ये ट्रांसमीटर है, और ये ट्रांसमीटर के थ्रू आपका साउंड गया, टकरा करके वापस आएगा, आपने रिसीव किया और आप यहाँ पे ट्रांसमिट भी किया था। तो जाने और आने में कौन जा रहा है, ऑफ कोर्स साउंड जा रहा है। तो साउंड के जाने की स्पीड तो आपको पता है, जाने और आने में इसको डबल डिस्टेंस कवर करनी पड़ जाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार ट्रेवल करके जाना और ट्रेवल करके आना, तो डिस्टेंस निकालना है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस को 2 बार डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड ऑफ कोर्स इनटू टाइम। टाइम आप मेजर कर लोगे क्लॉक के थ्रू, और यहाँ पर अब आपको टाइम पता है, स्पीड आपको पता ही है ऑलमोस्ट, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना होगा। तो v इंटू टी बाई डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो d इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। फाइनली आपने यहाँ पर एक इको मेथड का यूज किया, तो जिसमें साउंड वेव्स टकरा के वापस आती है उसे इको मेथड के थ्रू डिस्टेंस कैलकुलेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे सोनार। सोनार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए है क्योंकि आपने जितने भी सी लेवल्स होंगे, सी लेवल की डेप्थ कैसे पता करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं सबमरीन्स वगैरह में सोनार। सोनार एक मेथड है, और कैसा सोनार मेथड है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। इस मेथड के थ्रू हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को किसी सी लेवल में डेप्थ में छोड़ते हैं, और ये जब पेनिट्रेट होता है, ट्रांसमिट होता है, तो नीचे जाके डेप्थ से टकराकर वापस रिसीव किया जाता है हमारे पास रिसीवर से। तो जाने और आने की जो हमें पर्टिकुलर टाइम पता होगी, उस टाइम और अल्ट्रासोनिक की स्पीड के थ्रू हम निकाल लेंगे कि हमारी सी लेवल की डेप्थ एग्जैक्टली कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे जहां पे साउंड वेव यूज करते थे, यहाँ पे बस आप लिखोगे क्या, अल्ट्रासोनिक waves used, राइट। तो कहानी सिंपल सी है, और ये आप पूरा टर्म यही लिखेंगे, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। और फॉर्मूला क्या होगा, इस बारी डेप्थ में जा रहा है, तो ऐसे केस में आप लिख सकते हो कि आप सी लेवल के लिए आपने एक शेप बना देना है, और यहां पर आपने पेनिट्रेट कराया, ये गया नीचे और वापस से रिसीव होता है। जाने और आने में जो भी टाइम आपको टाइम पता है, डबल डिस्टेंस कवर होगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी। डेप्थ आपको एग्जैक्टली 2 टाइम्स कवर करना पड़ गया है एग्जैक्टली, और ये आपका डेप्थ सरफेस है। यहां से जाने और आने का जो भी टाइम होगा वो टाइम आप कैलकुलेट कर चुके हो, डेप्थ आप निकाल लोगे, राइट। ये कहानी क्लियर हो गई सोनार का मेथड एग्जैक्टली। अब मैं बात करूं लेजर मेथड। अब लेजर मेथड क्या है, लेजर मेथड के थ्रू हम लोग बहुत बड़ी डिस्टेंस मेजर करते हैं। बहुत बड़ी डिस्टेंस मतलब आप कह सकते हो कि जैसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स
वगैरह की डिस्टेंस हम लोग इसी लेजर मेथड से निकालते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन मेथड, आई रिपीट, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस मेथड के थ्रू हम लोग लाइट को पेनिट्रेट कराते हैं, लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, और लाइट को जब हम यहाँ अर्थ से ट्रांसमिट करेंगे तो स्पेस ऑब्जेक्ट से टकरा करके जब वापस से हम रिसीव करते हैं तो इससे जाने और आने की टाइम टेकन को लेकर के हम एग्जैक्टली डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे लाइट को ट्रांसमिट करते हैं तो लाइट की स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸, तो बाकी सारे फॉर्मूले यही रहते हैं, और बस अंतर ये रहता है कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं, और ये लाइट एग्जैक्टली ये लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से पेनिट्रेट होता है। लाइट इज यूज्ड टू गेट इस डिस्टेंस ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट, राइट, स्पेस ऑब्जेक्ट। और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला c × t/2 हो जाएगा। और आपको पता है c क्या है, ऑफ कोर्स c आपका स्पीड है लाइट की। अब मैं बात करूंगा रडार। रडार एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी भी थोड़ी देर पहले आपने इजराइल की कहानी सुनी रखी थी, तो वहां पर इजराइल ने जो सिस्टम इस्तेमाल किया था, डोम सिस्टम, तो उस डोम सिस्टम में हम लोगों ने रडार का भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हुए देखा था। रडार सिस्टम ऑलमोस्ट हर जगह होता है। क्या करता है, एक्चुअली जो भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, यूएफओ होते हैं, या फिर किसी भी दूसरे नेटिव अगल बगल, मतलब जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज है, वहां से अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास ना आए। स्पेस में अगर हमारे फ्री एटमॉस्फेयर में कोई एरोप्लेन वगैरह की पोजीशन, लोकेशन पता करने के लिए हम रडार सिस्टम का यूज करते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में किसी दूसरे एरोप्लेन या फिर किसी भी उड़ती हुई चीजों की पोजीशन का पता हम रडार से कर सकते हैं। तो रडार का भी एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इस मेथड के थ्रू हम लोग रेडियो वेव्स को मीडियम में ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट करते हैं, और जाने में और जाकर के उस ऑब्जेक्ट से जिसकी लोकेशन मुझे पता करनी है उससे टकरा कर जब वापस हम रिसीव करते हैं तो उसकी टाइमिंग मुझे पता होगी। तो टाइमिंग के थ्रू हम उस डिस्टेंस को, उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव्स यूज्ड, राइट। कहानी यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे मेजर क्या करना है, ऑफ कोर्स आपने एटमॉस्फेयर में जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन पता करनी है। तो टू गेट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनटू द एटमॉस्फेयर, लाइक एरोप्लेन वगैरह, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आपको फॉर्मूला D = C × T/2 ही यूज करेंगे, और ये ऑटोमेटिक होता है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हम लोग को पता चल जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप इस सारे डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। सोनार का डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स जा रही हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड आपको पता होगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, यहाँ पे अल्ट्रा लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा लेजर लाइट यूज होती है, मतलब लाइट को हम पेनिट्रेट कराते हैं, और यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक बीम होती है। और रडार में क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक आप समझते हो ना, मोनोक्रोमेटिक जैसे कोई रेड हो गया, कोई येलो हो गया, कोई सिंगल वेवलेंथ या फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो इसमें लेजर में वही यूज करते हैं। रडार में आप लोग पर्टिकुलर वेव्स, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हो, और ये रेडियो वेव्स को रिसीव करके पता करते हो कि किसकी पोजीशन कहाँ पे है, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। तो अब हम एग्जैक्टली और भी इनडायरेक्ट मेथड देखें, आइए। तो बच्चों अब हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द लेंथ मेजरमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर और भी पॉइंट्स है जिसको हमें अब थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली क्या है। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, बहुत बड़ी डिस्टेंस मतलब अबाउट मोर देन 100 लाइट ईयर्स। तो ये आप समझ सकते हो कि 1 लाइट ईयर तो वैसे ही बहुत बड़ी डिस्टेंस है। अब इससे अगर मैं कहूं कि 100 लाइट ईयर से भी ज्यादा तो बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई। तो इतनी बड़ी डिस्टेंस को हम लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर करते हैं। तो एक्चुअली ये ऑप्टोमेट्री के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ऑप्टोमेट्री का प्रिंसिपल होता क्या है कि ऑप्टोमेट्री प्रिंसिपल इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। इसमें ये लॉ I proportional to 1/r² के बेसिस पर वर्क करता है। तो इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टोमेट्री लॉ। अब ऑप्टोमेट्री लॉ में आप समझ ही पा रहे हो कि इसको इंटेंसिटी कहेंगे, इसको डिस्टेंस कहेंगे, और रेसिप्रोकल लॉ है ये।
अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग जो बहुत बड़ी डिस्टेंस पर स्टार्स वगैरह होते हैं उनका एक इमेज ले लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, और ये इमेज बहुत ही फेंट मतलब बहुत ही धुंधला टाइप का आता है। दिस काइंड ऑफ फेंट इमेज कैन बी ट्रीटेड विद नियर बाई स्टार्स। तो हम अपने पास वाले स्टार से जिसके डिस्टेंस मुझे पता है उसकी इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमें मिली थी उसकी इंटेंसिटी का कंपैरिजन बहुत दूर वाली स्टार के इमेज से कर देते हैं, और इससे हम उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक की डिस्टेंस पता हो और उसी लॉ के बेसिस पर मुझे दूसरे की निकालनी हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसा यूज कर सकते हैं I1 अपॉन I2, राइट। तो ये दो अलग अलग फोटोग्राफिक प्लेट पर जो आपने इमेज ले रखा था दो अलग अलग लाइट की, और ये जो स्टार्स का जो आपने पहले इंटेंसिटी पता करी थी वो तो आपको पता थी, लेकिन दूसरे की अभी आपने फोटोग्राफिक प्लेट पे निकाली। पहले की डिस्टेंस पता थी, दूसरे की डिस्टेंस नहीं पता थी, इससे हम लोग निकाल लेंगे ना। इसको मैं अगर रेसिप्रोकल के टर्म में लिखना चाहूं तो इसको उल्टा लिखना होगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, राइट, ऐसा कुछ लिख सकते हो। और नाउ यहां से आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्या R2 की वैल्यू निकालनी है तो R1 की वैल्यू आपको उसके लिए नोन होनी चाहिए, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो क्या, ये आप लिख सकते हो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। नाउ यहां से आप मैं आपसे पूछूं कि R1 निकालिए तो R1 निकल जाएगा, R2 निकालिए तो R2 निकल जाएगा। क्योंकि यहां पे मुझे R2 निकालना है तो आप यहां पे लिखिएगा R2 इज इक्वल टू अंडर रूट I1 अपॉन I2 इनटू R1, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें I1 I2 की वैल्यू आपको कैंडिला में पता होगी, आप निकाल लोगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस की हम लोग वैल्यू इस तरीके से मेजर करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड की। ट्रायंगुलेशन मेथड अपने आप में अच्छा मेथड है जिसमें हम लोग बहुत बड़ी डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर सकते हैं, और वो डिस्टेंस अगर मुझे ना भी पता हो तो हम उसकी हाइट मेजर करेंगे। कैसे? इस मेथड को ट्रायंगुलेशन मेथड में यूज करते हैं। आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसी टाइप से मिलता हुआ ये कॉन्सेप्ट है। इसमें भी हम लोग वही काम करते थे, इसमें भी वही करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के हम लोग मेथड्स यूज करते हैं ट्रायंगुलेशन में। तो पहला ये है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर हाइट को पता करना है जिसके लिए मुझे उसकी डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है, हाइट नहीं पता, तो ऐसे केस में हम उसकी हाइट पता कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि मुझे ना उसकी डिस्टेंस पता है और मुझे ना उसकी हाइट पता है, फिर भी मुझे उसकी हाइट पता करनी है। तो ये दो मेथड है। आइए फटाफट से कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं हाइट फॉर नोन डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो जस्ट सपोज दैट दिस इज पर्टिकुलर पोल, ये पर्टिकुलर पोल है जिसकी मुझे हाइट नहीं पता है, और मान लीजिए इसकी हाइट क्या है, h है, और यहां से आप यहां की डिस्टेंस आपको पता है, और ये डिस्टेंस किसी a पॉइंट से है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस मान लीजिए सपोज कर लीजिए दिस इज x, राइट। ये डिस्टेंस पता है, ये हाइट पता है, ठीक, पता करना है, सॉरी, तो इसकी हाइट पता करनी है। तो आपको क्या, आपको बस यहां से इसका एलिवेशन चेक करना होगा कि इसका एलिवेशन क्या है। अगर इसका एलिवेशन मुझे पता चल गया और वो थीटा हो तो हम इसकी हाइट को पता कर सकते हैं। नाउ सपोज दैट द एलिवेशन ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस मतलब हमें उस पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट का जो एलिवेशन अगर वो थीटा है तो इस पॉइंट से हम एग्जैक्टली हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा मान लेते हैं कि यहां पे एक पर्टिकुलर पोल है, ये पोल है, और इस पोल की हाइट मुझे h एज्यूम कर लेनी है जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन हाँ इस पोल की उस पॉइंट से डिस्टेंस पता है जहां से हम इसको देख रहे हैं, और ये यहां से यहां की डिस्टेंस सपोज कर लीजिए x है। अब यहां से आप देख रहे थे इसके टॉप को, अब इसके टॉप के साथ जो एलिवेशन आपको मिला ये मिल गया थीटा। अब मुझे थीटा के एलिवेशन की वैल्यू पता है, जो भी है व्हाटएवर, x पता है, h पता करना है, आसानी से पता कर सकते हैं। किसके थ्रू, तो परपेंडिकुलर बेस tan थीटा के थ्रू भी पता कर सकते हो, cot के थ्रू भी पता कर सकते हो। तो नाउ अगर मैं इस पहले वाले के लिए बात करूं तो आप लिख सकते हो फ्रॉम द दिस ट्रायंगल cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन h, राइट। ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आपको h निकालना होगा तो आप h निकाल सकते हो, ये लिख सकते हो x अपॉन cot
थीटा। चाहो तो आप tan के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हाइट निकाल लोगे, इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली अगर मुझे हाइट पता करनी हो, डिस्टेंस पता हो, तब की बात थी ये। अब तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोल है और इस पोल की पर्टिकुलर हाइट आपने h एज्यूम कर ली, जिसकी वैल्यू आपको एग्जैक्टली फाइंड करनी है। और यहाँ से एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि काफी दूर है, फार पॉइंट पे है, और यहां से यहां की डिस्टेंस आपको एग्जैक्टली नहीं पता। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप वहीं से दो अलग अलग पोजीशन ले लीजिए। आप एक पोजीशन ले लीजिए बी और दूसरी पोजीशन ए ले सकते हो, और ए और बी जो दो पॉइंट होंगे वो आपके अपने पॉइंट से, तो आप इसको आप मेजर कर सकते हो। तो ए से इसकी पॉइंट आप टॉप को देख करके एलिवेशन चेक कर लो, और फिर ए और बी दोनों का एलिवेशन आप पता कर लो। तो ए का एलिवेशन मान लीजिए θ1 है और बी का एलिवेशन मान लीजिए θ2 है, क्योंकि ये दो नोन पॉइंट से आप अपना ये एलिवेशन निकाले हो, लेकिन आपका इस पर्टिकुलर पोल से डिस्टेंस नहीं पता, अननोन है। ऐसे केस में आप कोई पर्टिकुलर ऐसे ही रैंडमली दो पॉइंट ले करके इस तरीके से आप उसको x सपोज कर लो, और ऐसे केस में एलिवेशन θ1 θ2 के थ्रू निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर cot θ1 निकालो बच्चों। सबसे पहले cot θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए बी और इसको सपोज कर लो c, इसको सपोज कर लो d। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, cot θ1 इज इक्वल टू बेस क्या हो गया AC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा CD, राइट। सिंपली अगर मैं दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो cot θ2 इज इक्वल टू इस वाले के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, ये BC, राइट, BC अपॉन CD अगेन। अब आप दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, cot θ1 माइनस cot θ2 माइनस, अब करना है AC माइनस BC अपॉन CD, राइट। तो ये आपका CD जो है वो वैसे भी कॉमन था, तो ये CD आपका डिनोमिनेटर में कॉमन है। AC माइनस BC, तो AC माइनस BC करोगे तो ये वैल्यू जो आपने रैंडमली ले रखा था इसकी वैल्यू लिख सकते हो, और ये होगी क्या, आइए चेक कर लेते हैं। ये होगी x, ऑफ कोर्स ये x हो गई। तो यहां से आपने cot θ1 माइनस cot θ2 इज इक्वल टू x बाई CD की वैल्यू क्या है, h, तो यहाँ h की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन cot θ1 माइनस cot θ2, राइट। तो ये आपका फाइनली h की वैल्यू आ गई। अब इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करके नोन और अननोन डिस्टेंस पर हाइट निकाल लोगे। अब मैं बात करूं पैरेलैक्स मेथड की, तो पैरेलैक्स मेथड की कहानी क्या है, सिंपल है। मैं बता दूं कि इसमें भी हम लोग बहुत दूर के मतलब स्पेस ऑब्जेक्ट के ही डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि हम नियर बाय प्लैनेट, स्टार्स वगैरह के जो डिस्टेंस होगी वो पता करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले पैरेलैक्स समझते हैं। पैरेलैक्स क्या होता है, अर्थ पर खड़े होकर के अगर मैं किसी एक पोजीशन से किसी स्टार या प्लैनेट को देखता हूं, या फिर नियर बाय किसी मून को ही देखता हूं, तो किसी प्लैनेट सैटेलाइट को हम एक पोजीशन पर देखते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अर्थ की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर चला जाऊं तो हमें उसकी पोजीशन कुछ चेंज हुई दिखाई देती है। तो इस दो पॉइंट के बीच में आपने जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदला हुआ पाया, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। तो दैट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 2 points upon the earth, this is called parallax। और इन दो पॉइंट से आप जब उस ऑब्जेक्ट को देखे होगे तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। एक्चुअली ये एंगल उस सैटेलाइट या फिर उस प्लैनेट के थ्रू बना होगा जो आपने यहाँ अर्थ पे दो पोजीशन के थ्रू चेंज करके बनाया था। तो आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट हुए तो आपके साथ वो एंगल बनेगा, अब वो एंगल एक्चुअली कहलाता है पैरेलैक्स एंगल। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारा कोई भी दूसरा सैटेलाइट हो सकता है, प्लैनेट हो सकता है, और ये आपका अर्थ है मान लीजिए। अब क्या कर रहे हो आप एग्जैक्टली, तो जब यहां से आप इसको देखते हो तो ये आपने यहां से देखा किसी एक पॉइंट से, और फिर एक यहां से आपने देखा किसी दूसरे पॉइंट से। तो ए पॉइंट से देखा आपने, बी पॉइंट से देखा, अर्थ के सरफेस के दो पॉइंट से देखा। इसको हम लोग कहेंगे बेस। ऑफ कोर्स ये बेस है, ये बेस आपको पता होगा, जिसको आप स्मॉल b लिख सकते हो। और ये यहां से आप जहां से देख रहे हो ये दोनों डिस्टेंस काफी बड़ी होती है, इसलिए दोनों लगभग इक्वल होती हैं। इसको आप c दे सकते हो ऑफ कोर्स, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप कैपिटल D एज्यूम कर सकते हो, राइट। तो ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। ये b आपको पता ही है सरफेस पर है, और यहां पर आपको एंगल मिल जाएगा जिसे आप क्या कह सकते हो, थीटा कह सकते हो। तो ऐसे केस में आप क्या कह सकते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन
रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये कॉन्सेप्ट है आपका, बड़ी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हो। आर्क आपका क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स AB, और रेडियस आपका ये वाला टर्म हो जाएगा, ये एग्जैक्टली ये एक्चुअली ये है क्या, तो यहाँ पे आप इसको O दे दीजिए, तो OC ये दोनों डिस्टेंस सेम ही होती है लगभग, इसको D लिख दीजिएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट आपने अभी भी पता करी थी, तो ऐसे केस में आपको ये डिस्टेंस D इज इक्वल टू लिखने की जरूरत है B अपॉन थीटा, राइट, तो ये आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। अब फॉर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड स्टार्स ऑफ अर्थ, अब आप मुझे करना क्या है कि इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं क्वेश्चन करते समय। फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना है किसी एक पॉइंट से, ठीक है, तो किसी स्टार की पोजीशन, यहाँ पे स्टार है और इस स्टार की पोजीशन यहाँ पे अर्थ के किसी एक पोजीशन से वर्टिकल से मान लीजिए θ1 बनता है किसी एक पोजीशन से, राइट, और फिर मैं इधर चला जाता हूँ अर्थ के दूसरे पोजीशन पे, तो वर्टिकल से कितना बनता है, मान लीजिए θ2 बनता है, राइट। अब ये वर्टिकल से, और वर्टिकल पॉइंट एक्चुअली अर्थ के मिड पॉइंट पर कहीं होगा, तो अर्थ का ये हमारे और इसके बीच में ये मिड पॉइंट कहीं भी है, ये O है, तो वहां से हमने परपेंडिकुलर O से यहाँ θ1 देखा, यहाँ से θ2 देखा, और ऐसे केस में मुझे यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस एग्जैक्टली मान लीजिए मुझे B पता है और डिस्टेंस मुझे एग्जैक्टली पता करनी है, तो फॉर एनी स्टार और प्लैनेट हम कैसे निकालें कि ये डिस्टेंस हमें पता चले, तो एग्जैक्टली आप डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हो B अपॉन θ1 प्लस θ2, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। याद रखिए ये तो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग आर्क अपॉन एंगल के थ्रू निकाल रहे हैं, और इसमें अगर आपको वर्टिकल से एंगल दिया हो तो आप एग्जैक्टली डिस्टेंस पिक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा टू मेजर साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। साइज का मतलब यहाँ पे डायमीटर से है, आप डायमीटर या रेडियस के बारे में बात करते हो तो साइज बोलते हो। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब यहाँ पर हम ऐसे ऑब्जेक्ट की साइज मेजर करेंगे जिसका एग्जैक्टली डिस्टेंस वगैरह हमें पहले से पता हो। तो दिस मेथड इज ओनली यूजफुल फॉर द नोन डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, या फिर आपका नेचुरल सैटेलाइट हो या फिर प्लैनेट हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास ये कोई ऑफ कोर्स आपका प्लैनेट है या फिर आपका कोई सैटेलाइट जैसे मून है, अब मून के दो अपोजिट पॉइंट है ए बी, राइट, जिसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर से आने वाली दो लाइट्स को हम अर्थ के सरफेस के किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं, ये आपका अर्थ सरफेस है, राइट। अब अर्थ सरफेस पर यहां पर कोई एंगुलर सस्पेंशन बनेगा, और इस एंगुलर सस्पेंशन को हम मान लेते हैं थीटा है, और दिस एंगुलर सेपरेशन इन रेडियन विल बी फॉर्म एट द पॉइंट ए एंड बी, राइट। तो यहां पे ए एंड बी से ये एंगल किसी पी पर मिल रहा है, और इसके थ्रू हम अब डायमीटर निकालने वाले जिसको हम सपोज कर लेते हैं d, और मान लीजिए कि जो डिस्टेंस हमको पता है वो है कैपिटल D, दिस इज नोन डिस्टेंस ऑफ कोर्स। अगर मैं अब यहां से एंगल इज इक्वल टू लगाने की कोशिश करूं तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के थ्रू निकाल सकता हूं, राइट। आर्क क्या है आपका, तो आर्क इज इक्वल टू हो गया AB, और रेडियस आपका क्या हो गया, ऑफ कोर्स D। यहां से अगर आपको निकालना है AB की वैल्यू तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल थीटा इनटू D। एंगल याद रखेंगे, एंगल ऑलवेज would be in radian, right। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट की आप साइज निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए, और आप किसी बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट स्टार वगैरह का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ये सब मेथड बड़े ही यूजफुल होने वाले हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस। अब कुछ एग्जांपल देने जा रहे हैं जिसको आपको करना है, आइए देखते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिससे हम मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के इनडायरेक्ट मेथड को और क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। आइए, ये एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके साइड बुक्स के होंगे और साथ ही इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस होने वाले। तो आइए देखिए फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ मैन स्टैंडिंग फार अवे टू द माउंटेन एंड हर्ड इको आफ्टर 1 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम माउंटेन। और आपको पता है कि आपका जो इको है वो मैन का ही है, तो मैन जो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा उसकी स्पीड जो है वो गिवन होगी, नहीं दी हुई है तो 332 या 330 मीटर पर सेकंड आपको लेनी होगी, राइट। आपको फॉर्मूला लर्न होगा, कॉन्सेप्ट पहले से पता है, सारा फॉर्मूला सारा डायग्राम आपने देख रखा है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो लिखोगे क्या, तो v इंटू टी अपॉन 2 बस लगा दीजिए। v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड वेव,
टाइम 1 सेकेंड 2, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रखनी है। कितना रखिएगा 330 इनटू टाइम 1 सेकेंड के बाद सुनता है, क्योंकि इसमें जाने और आने का टाइम इंक्लूडेड था, इसलिए 2 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने इसको डिवाइड कर देना है, सिंपली आपका आंसर क्या मिलेगा 150 मीटर। सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन इजीली हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ शैडो ऑफ अ पिलर स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, the shadow of pillar reduces by 45 meter when elevation of sun increases with 30 degree to the 60 degree. Find the height of pillar. कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ पाएंगे, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम सोचिए, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना। तो आइए डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम में यहाँ बनाने जा रहा हूँ बच्चों। तो सबसे पहले आपको जिस पिलर की हाइट निकालनी है, उस पिलर की हाइट आप सपोज कर लीजिए h है, राइट। और यहाँ पे कोई सन है और उसकी जो शैडो होगी वो पहले कितनी बनती थी 30 डिग्री या फिर इंक्रीज हो गई 60 डिग्री। तो जस्ट सपोज दैट ये आपका सन है और ये सन का जो शैडो है वो यहीं कहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे कहीं ए पर मिल रहा होगा और ये शैडो यहाँ से मिल रहा होगा। फिर आपका जो शैडो है वो रिड्यूस हुआ, पहले तो शैडो बड़ी बन रही होगी और फिर रिड्यूस हुआ, लेकिन एंगल इंक्रीज हुआ। इसका मतलब मुझे बता सकते हैं कि एंगल अभी तो पहले 30 डिग्री बन रहा था, तो 60 डिग्री कब बनेगा जब सन यहाँ पे राइट साइड या लेफ्ट साइड कहाँ मूव करे। ऑफ कोर्स ये सन की पोजीशन ये है, फिर सन की पोजीशन थोड़ा ऊपर हो जाए, तो एग्जैक्टली ऐसे केस में आपको शैडो जो है छोटी मिलेगी, छोटी मिलनी चाहिए। अब कितने मीटर से घट गई 45 मीटर से रिड्यूस हो गई, तो 45 मीटर घट के शैडो आपका छोटा हो गया और जो नई लोकेशन होगी वो हो गई बी। तो आपको याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ टॉपिक आपने पढ़ा था। तो सन की इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने पर एंगल थोड़ा इंक्रीज हो गया और अब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो 45 मीटर आपको याद हो रहा है, एक्स की वैल्यू, एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, थीटा 1 थीटा 2 सब कुछ पता है। करना क्या होगा, फॉर्मूला लर्न है। फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा, फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कौन सा मैंने बता रखा था, h इज इक्वल टू आप x बाई कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, यही फॉर्मूला है, आपको लगा देना है। लगा करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा जो भी वैल्यू रखेंगे सेम पैरामीटर में याद रखेंगे कि cot थीटा 1 मतलब 30, cot 30 की वैल्यू और cot 60 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, तभी निकालेंगे। डेसिमल में वैल्यू आएगी, जरूर करके निकाल लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन इज 1.496 into 10 to the power 11। इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू ही इतनी होती है 1.496, पहले भी बताया मैंने। इफ एंगुलर डायमीटर ऑफ सन फ्रॉम द पॉइंट इज, देखिए तो यहाँ पर एंगुलर डायमीटर जो है वो दे रखा है और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, वो वैल्यू आपकी दे रखी है 2000 सेकंड। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए 2000 सेकंड, राइट 2000 सेकंड। सेकंड को पहले मिनट में, मिनट से फिर डिग्री में बदलेंगे, डिग्री से रेडियन में आना होगा, तब जाकर के आप इसे पूरा सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पता है ना कि सेकंड को डबल बार से, फिर मिनट को एक सिंगल बार से, फिर डिग्री में चेंज करना होता है। तो आपको पता है कि सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से, और फिर मिनट से डिग्री में जाने के लिए आपको क्या करना है, फिर 60 से डिवाइड करना होता है। मतलब डायरेक्टली आपको जाना अगर सेकंड से डिग्री में, तो 3600 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आप डिग्री में चले जाएंगे। तो फाइनली ये जो आपका दे रखा है एंगुलर सेपरेशन, वो एंगुलर सेपरेशन आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थीटा की वैल्यू 2000 सेकंड दे रखा है। आप इसको क्या करिएगा, पहले 2000 सेकंड को 3600 से डिवाइड करके आप किसमें चेंज करेंगे, डिग्री में। अब डिग्री से रेडियन में जाना है तो कैसे जाएंगे बच्चों, ये पता है ना, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, डिग्री से रेडियन में जाना मतलब पाई में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, पाई बाय 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसमें आप पाई बाय 180 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप किसमें चले जाएंगे, ऑफ कोर्स रेडियन में चले जाएंगे। जैसे ही रेडियन में वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्या करना होगा, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन
रेडियस। तो आर्क आपका जो होगा वो डायमीटर होगा, तो आपको इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेना चाहिए। डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए ये आपका सन हो गया और यहाँ पर आपका अर्थ की कोई पोजीशन होगी। सन के इस पॉइंट से आपका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है, डी दे रखा है, और आपको ये डायमीटर डी निकालना है। एंगल जो है वो 2000 सेकंड दे रखा है। सेकंड को डबल बार से दिखा सकते हो, और इसको आपने रेडियन में चेंज ही कर लिया है, तो आपको अब डी निकालने में दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला आपके पास है, एंगल आपको यहाँ पे रेडियन में मिल जाएगा, अभी डिग्री में रेडियन में चेंज करना होगा, इनटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके ये आप कर ही लोगे। करके आप सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये होगा आपका होमवर्क अगले क्लास के लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो बात करेंगे कि डिस्टेंस के अलावा हमारे पास मास और टाइम का मेजरमेंट कैसे करने के मेथड होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।